क्या भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन तोड़फोड़ अब जनता की अदालत में उल्टा पड़ता जा रहा है? क्या जिन सांसदों ने उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़ी या फिर जिन सांसदों ने ममता बनर्जी की टीएमसी छोड़ी, अब उनके इलाके में उन सांसदों के लिए जो रोष है वो बढ़ता ही जा रहा है? आखिर महाराष्ट्र में जिस तरीके का रोष दिख रहा है जनता के बीच में और आम न्यूट्रल वोटरों के बीच में, क्या बीजेपी अब उससे घबरा रही है? इसलिए बीजेपी ने और दिल्ली ने एक नया पैंतरा चला, एक नई स्क्रिप्ट लिखी और उस नई स्क्रिप्ट को अपने मंत्रियों, नेताओं, पार्टी प्रवक्ताओं, सहयोगियों और अपने सहयोगी बुद्धिजीवियों को दे दिया ताकि उसके जरिए एक अलग सा नैरेटिव बनाया जाए। दोस्तों, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन टाइगर के बाद में जो स्थिति जमीन पर इस वक्त दिख रही है उसमें बीजेपी को और एनडीए को असहज करने वाली स्थिति है, क्योंकि जनता आक्रोशित होकर के कई जगहों पर महाराष्ट्र से ऐसी खबरें आई जहां पर पार्टी छोड़ने वाले उद्धव गुट से निकल करके शिंदे गुट में जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनके खिलाफ पोस्टरबाजी, उनके खिलाफ नारेबाजी और उनके दफ्तरों के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही खबरें आई, महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पुलिस एक्शन में आती है और उन लोगों को कंट्रोल करके उनके हाथों से पोस्टर्स, बैनर छीन करके वापस ले जाती है। लेकिन दोस्तों, जिस स्क्रिप्ट की बात मैं कह रहा था, बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के लिए जो कहते हैं और जिस अंदाज को अपनाते हैं उसे देश की राजनीतिक बुद्धिजीवी और विश्लेषक दरअसल इसे भाजपा के तोड़फोड़ वाली राजनीतिक डकैती को जनता के बीच गलत मैसेज जाने के कारण बीजेपी की नई स्क्रिप्ट मान रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ने स्क्रिप्ट अपने नेताओं, सहयोगियों को दी। जैसा कि मैंने बताया, आपने देखा कि सारा का सारा फोकस इस वक्त दरबारी मीडिया या फिर बीजेपी के जरिए उस तरफ किया गया है जिसमें टीएमसी और उद्धव की शिवसेना क्यों टूटी, उसके टूटने के पीछे बीजेपी नहीं बल्कि पार्टी के अंदर तानाशाही का जो अंदाज था, जिसकी वजह से एक असंतोष था जो आक्रोश में बदला। यानी कि गजब की रणनीति है दोस्तों। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने देशवासियों को, समूचे विपक्ष को एक तरीके से नादान समझ रखा है, जो इनके ऐसे ऐसे तिकड़म को नहीं समझ पाएंगे। अब देखिए ना कैसे महाराष्ट्र में मंत्री और बीजेपी नेता दिल्ली वाली स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं। नीतीश राणे अपने अनाप शनाप शब्दों और हिंदू मुस्लिम के बीच विभाजन की राजनीति के लिए आमतौर पर ये जाने जाते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह अभिषेक बनर्जी के कारण टीएमसी में असंतोष और फूट देखने को मिली, उसी तरह आदित्य ठाकरे की वजह से उद्धव ठाकरे की शिवसेना का यह हाल हुआ। नीतीश राणे कहते हैं कि आदित्य ठाकरे यूबीटी शिवसेना की अभिषेक बनर्जी हैं। जैसे अभिषेक बनर्जी को हेलमेट पहनकर घूमना पड़ रहा है, वैसे ही वो आदित्य ठाकरे को भी एक हेलमेट गिफ्ट भेज रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कब और कहां से चप्पल या अंडे आ जाए। मगर इसके आगे जो कुछ उन्होंने कहा, स्क्रिप्ट का अगला अध्याय जो उन्होंने पढ़ा, शाह ने नीतीश राणे जैसे नेताओं को जो सौंपा है, प्रवक्ताओं को, उसका अगला भाग आप सुनेंगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे 10 रुपए में बसों में बिकने वाली वो सस्ती सी छोटी छोटी कहानियों वाली किताबें, वो कॉमिक्स या फिर दूसरी चीज़ें होती हैं, उस अंदाज में वो स्क्रिप्ट सामने आ रही है। नीतीश राणे ने न जाने कौन सी दवा लिया जिसे पीकर के वो बोल रहे हैं और कहते हैं कि यूबीटी शिवसेना के सांसद की बगावत के पीछे मुख्य कारण पार्टी नेतृत्व की कांग्रेस के साथ बढ़ती नज़दीकियां थीं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना कांग्रेस के साथ जाना चाहती थी और यहाँ तक कि कांग्रेस में विलय की दिशा में बढ़ रही थी, जिसे कई सांसदों ने स्वीकार नहीं किया। यही वजह है कि सांसदों ने विद्रोह का रास्ता चुना। उन्होंने बाला साहब ठाकरे का हवाला देते हुए कहा कि बाला साहब का स्पष्ट मत था कि यदि शिवसेना कभी कांग्रेस के साथ जाएगी तो अपनी दुकान बंद कर देंगे। राणे के मुताबिक बाला साहब की इस विचारधारा से जुड़े रहने के कारण कई सांसदों ने यूबीटी के नेतृत्व के खिलाफ बगावत की। अब दोस्तों, क्या ये बात जहन से और दिमाग से उतरने वाली है, गले से उतरने वाली है? आखिर क्यों शिवसेना कांग्रेस में मर्जर करेगी? शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने जिस मकसद से और जिस तरीके से, जिस कारण उस पार्टी को बनाया था, और शिवसेना बीजेपी से क्यों अलग हुई थी?
इस बारे में क्या दरबारी मीडिया कभी आपको बताएगा भी नहीं, बताएगा तो फैक्ट नहीं बताएगा। वो तो बस इतना बताता है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, इसलिए बीजेपी के सामने शर्त रख दी, चुनाव के बाद में बीजेपी तैयार नहीं हुई तो अलग होकर के जाकर के एनसीपी और कांग्रेस के साथ में शिवसेना ने सरकार बना ली। जबकि दोस्तों, शिवसेना बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी रही है और शिवसेना की उंगली पकड़ करके महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपने पैर मजबूत किए हैं। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव से पहले वाला विधानसभा चुनाव, मुझे याद पड़ता है 2019 के आसपास, 19-20 का चुनाव, जिसमें मोदी और शाह ने शिवसेना से ये वादा किया था कि इस बार, अभी तक लगातार जब जीत होती है तो बीजेपी की सरकार बनने, तो एनडीए की सरकार बनने के बाद में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन इस चुनाव में हम शिवसेना को मुख्यमंत्री का पद देंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आए और जो बातें बीजेपी को याद दिलाई उद्धव ठाकरे ने, तो फिर बीजेपी उस पर तैयार नहीं हुई। इसलिए वहां पर शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे अड़ गए, जिसकी वजह से वो बीजेपी का साथ छोड़े थे। अब दोस्तों, बीजेपी कांग्रेस के साथ में शिवसेना उद्धव ठाकरे क्यों अपनी पार्टी का मर्जर करने लगे? दोस्तों, मर्जर तभी होता है जब कोई ऐसा संवैधानिक संकट होता है या फिर कोई ऐसी टूट फूट के अंदेशे होते हैं जिस कारण पार्टी पर भी सामने वाला कब्जा कर लेगा। अब दोस्तों सोचिए, उस वक्त भी मर्जर नहीं किया था उद्धव ठाकरे ने, जब पार्टी से टूट करके एकनाथ शिंदे गए और पार्टी का चुनाव चिन्ह भी ले गए थे और वो खतरा था, तब भी मर्जर नहीं किया था। तो इस बीच में टूट फूट से पहले तो कोई बहुत ज्यादा चर्चा ही नहीं थी। मर्जर की बात कांग्रेस के साथ कहां से आ गई थी? मतलब अब बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने एक लाइन दे दी है और अपने सहयोगी नेताओं को और उसी के इर्द गिर्द ये बेचारे राग अलाप रहे हैं। अब आप तय कीजिए, इनमें कौन ज्यादा बेवकूफ दिखाई दे रहा, इनका केंद्रीय नेतृत्व या फिर ये बेचारे जो राग अलापते हैं? ज्यादा बेवकूफ इसलिए क्योंकि ये देश की जनता को बेवकूफ समझकर कुछ भी नैरेटिव फैलाते हैं। उधर उद्धव गुट के नेता और विधायक आदित्य ठाकरे ने शिंदे राणे जैसे नेताओं के साथ दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व पर प्रहार करते हुए क्या कहा कि कहते हैं कि एक बार फिर हम गंदी राजनीति का एक चौंकाने वाला उदाहरण देख रहे हैं। ये बेशर्म, एहसान फरामोश, भ्रष्ट लोग जो कुछ खास लोगों की वजह से 24 में जीते थे, अब उन्हीं को धोखा दे रहे हैं। आप चाहे कितने बहाने बना लें, सच तो बस एक ही है। आपने बेशर्मी से खुद को बेच दिया। आपने सिर्फ खुद को बेचा है, बल्कि अपनी इज्जत, अपना नाम, अपने परिवार का नाम दांव पर लगाया। महाराष्ट्र इस गंदी राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। इस अंधेरे में रोशनी लाने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारी मशाल ही होगी। मशाल चूंकि इनका चुनाव चिन्ह है, जब इनका सिंबल छीन करके एकनाथ शिंदे को दे दिया गया था तब। अब दोस्तों, इस बीच महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ने के बाद अब शरद पवार की पार्टी में भी तोड़ने के लिए मिशन बीजेपी स्टार्ट है। मैंने आपको दिखाया था सुबह के शो में कैसे किस अंदाज में उनके पार्टी के नेताओं से मुलाकात करनी शुरू कर दिया गया। उनके साथ बार्गेनिंग, उनके साथ उनकी शर्तों को मानने का जो मान मनोबल का प्रोसेस है वो किया जा रहा। लेकिन शुरुआती दौर में बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। उस शो को आप दोबारा जाकर राजनीति के पेज पर देख सकते हैं। अब दोस्तों, शरद गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता है नसीम सिद्दीकी, उनका अब से थोड़ी देर पहले बयान आया। उन्होंने कहा कि टारगेट जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी करा रही है, मैं मानता हूं कि उन्हें सत्ता का लालच दिया जा रहा है, यानी कि उनके सांसदों को लालच दिया जा रहा है। इस बात को स्वीकार कर रहे हैं शरद पवार की एनसीपी। लेकिन अभी हमारे पास विधायक और सांसद हैं, बड़ी निष्ठा के साथ शरद पवार साहब को मानने वाले हैं। हमारे मौजूदा सांसदों की संख्या 8 है, विधायकों की तादाद 10 है। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई शरद पवार को छोड़ेगा। मुझे ऐसा होने की कोई संभावना भी नजर नहीं आती। हालांकि वो ये भी मानते हैं कि हमने तब भी देखा है जब हमारी एनसीपी टूटी, पहले भी शरद पवार ही नेता थे, लेकिन अजीत दादा के साथ बड़े पैमाने पर लोगों ने दल बदल किया। अब राजनीति में प्रेम, निष्ठा, ईमानदारी के लिए कोई जगह नहीं, मगर बीजेपी जो कुछ कर रही है वो उसे भी भोगना होगा। वक्त बदलता जरूर है। हम लोग ये लगातार देख रहे हैं कि जो लोग भरोसे के हैं, जो ईमानदार हैं, वो आज राजनीति में हाशिए पर कर दिए गए, और जो लोग दल बदल कर रहे हैं, जो लोभी हैं, सत्ता में हैं। सारा खेल सत्ता के लिए हो रहा है, इसीलिए किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कि शरद पवार की पार्टी के प्रवक्ता नसीम ने जो कुछ बातें कही हैं,
संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। उनके बयान का यह आखिरी शब्द, यह आखिरी लाइन, इसका मतलब यह है कि शरद पवार की पार्टी में सिर्फ टूट की संभावना ही नहीं है, बल्कि काफ़ी हद तक भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस कामयाब हो चुका है। अब उसमें मान मनोबल, शर्तें एक दूसरों को लेकर के वो तमाम स्थितियां और प्रोसेस, जैसे आपको दिखाया था हमने कि किस तौर पर एकनाथ शिंदे के पार्टी के एक नेता ने कहा था कि साहब सारी तैयारियां हो गई हैं। जब मरीज़ का ऑपरेशन होता है तो उससे पहले कई सारे टेस्ट कराए जाते हैं, टेस्ट हो चुका है, रिपोर्ट आ चुकी है, डेट तय हो चुकी है, सब कुछ रेडी है, बस ऑपरेशन थिएटर ले जा चुके हैं और अब वहाँ पर पहुँच करके ऑपरेशन होना बाकी है। मतलब सब कुछ फिक्स है, अब टूट का ऐलान होना बाकी है। एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता ने कह दिया था, उसके बाद में अगले ही दिन पार्टी टूटी थी उद्धव की। अब इसी तरीके से शरद पवार के पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब यह है कि वहाँ के हालात, अपने पार्टी की स्थितियों और पार्टी के नेताओं के बारे में इनसे बेहतर कौन जानता होगा। तो क्या अब महाराष्ट्र में एक और बड़ी टूट होने जा रही है? लेकिन फिलहाल शरद पवार जिस तरीके से उन्होंने घेराबंदी कर रखी है, उसमें अभी इतनी आसानी से बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए, दिल्ली के लिए सबसे मुश्किल चीज़ ये है कि जनता में एक गलत मैसेज जा रहा है। ख़ास तौर पर महाराष्ट्र में, उन इलाकों में जहां के सांसद टूटे हैं, वहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले के और कल के शो में दिखाया था कि उन सांसदों के इलाके के लोग गोबर कीचड़ लेकर के उनके स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं। तो इस चीज़ को ज़रा धीमा किया जाए, जनता के बीच ज़रा सहजता वाली स्थिति लाई जाए। इसलिए दिल्ली एक नई स्क्रिप्ट अपने पार्टी नेताओं को, पार्टी प्रवक्ताओं को, मंत्रियों को और अपने दरबारी मीडिया को थमा रहा है, ताकि सारी चर्चा उसी के इर्द गिर्द हो कि साहब पार्टी क्यों टूटी। दरअसल उस पार्टी के अंदर ही तानाशाही थी और इसी कारण, उस तानाशाही के कारण लोग अलग हो रहे हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों आगे क्या, बस इंतज़ार कीजिए। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम कड़ियों को जोड़ करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।